कहते हैं कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंचता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा ना मिला के चलें। तो ऐसी ही एक शख्सियत, एक तेजस्विनी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है पूनम सचदेवा। हेलो मैम। Hello, हाउ आर यू मैम? I'm good. Yeah. तो पूनम सचदेवा मैम एक इन्फ्लुएंसर, एक चेंज मेकर, एक एंटरप्रेन्योर, साथ ही साथ अब उनकी एक संस्था भी है जिसका नाम है स्पाइसी शुगर्स, राइट मैम? Yes. तो सबसे पहले मैं मैम से यही जानना चाहूँगी, उन्हीं के लफ्ज़ों में उन्हीं के बारे में जानना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे पास आए, मुझे अप्रोच किया। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं एक होम मेकर रही अपनी लाइफ के, शादी के 30 साल बाद तक। लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें हुई मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी पूरा, एक वो टर्निंग पॉइंट होता है ना लाइफ का, वो आ गया था। और कुछ हद तक वो हुआ, जैसे आई मीन बहुत ज़्यादा मैं अपनी स्टडीज़ में अच्छी रही हमेशा से। आई वॉज़ अ टॉपर, साइंस स्टूडेंट थी, बहुत कुछ अच्छा चलता रहा लाइफ में। अच्छे परिवार में शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की शादी हो गई। आई मीन सब कुछ बहुत अच्छा रहा एंड टचवुड अभी भी अच्छा है, ईश्वर की कृपा है हर तरह से। लेकिन 2014 में आई मस्ट से कि उससे पहले भी मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर कुछ ना कुछ इवेंट्स प्लान करती रहती थी, अच्छी मीनिंगफुल इवेंट्स। बट 2014 में मुझे केबीसी में जाने का चांस मिला था। सो मैं वहाँ तक पहुँची, जो कि मेरा 14 साल का सपना था। 2000 से शुरू हुआ था केबीसी और मैं 2014 में वहाँ पहुँची थी। तो बहुत बड़ा सपना था, बहुत पढ़कर गई थी, सब कुछ प्लानिंग्स थी, एवरीथिंग वॉज वेल प्लान्ड। इवन मिस्टर बच्चन के साथ मेरा डांस तक सब कुछ पहले से ही कर दिया गया था प्लान। बट प्रॉब्लम क्या आई कि मैं हॉट सीट पर नहीं पहुंची। मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंची, लेकिन मैं हॉट सीट में नहीं पहुंची। जबकि मिस्टर बच्चन और ऋचा अनिरुद्ध जी वहाँ पर थी, उन लोगों ने मुझे काफ़ी वो एक तरह से सांत्वना दी कि यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे शब्दों में इट वॉज अ फेलियर, बिकॉज मैंने उसकी बहुत तैयारी करी थी। 14 साल से इंतज़ार था। इतना सब कुछ होने के बाद में आप मुंबई तक पहुंच गए, आपने आगरा से मुंबई का सफ़र कर लिया तय, लेकिन आप अब वहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से हॉट सीट का सफ़र नहीं तय कर पाए। तो वो पेन था मेरे अंदर। बट वापस आकर थोड़ा सा, हाँ, डिप्रेशन भी था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, क्यों नहीं पहुंच पाई, क्यों मेरी स्पीड कम रह गई। बिकॉज़ वहाँ पर यंग लोग ज़्यादा थे हमसे, हम लोगों की टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती और बाकी सबकी ज़्यादा बेटर थी, मैं यही कहूँगी। तो बस ये लगा एक बार अपने सारे रजिस्टर्स जो पढ़ रही थी उनको एक साइड में रखते हुए लगा कि विद्या जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्यों ना कुछ क्विज़ प्रोग्राम्स किए जाए। तो मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ क्विज़ प्रोग्राम्स करे, बहुत सक्सेसफुल रहे, जिसमें अच्छे अच्छे लोगों ने पार्ट्स लिया, डॉक्टर्स से लेकर इंजीनियर्स एंड काफ़ी पढ़े लिखे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड फाइनली मेरा जुड़ाव हुआ, कहीं पर कनेक्शन बना मेरा। शिवांगी मलेटिया जो हैं वो मिसेस इंडिया रह चुकी थी, तो उनसे मेरा कनेक्शन बना। तो उनके साथ में मिलकर मैंने क्वीन इन द मेकिंग के 3-4 बहुत ही अच्छे वाले सेशंस अपने अपने सिटी आगरा में करे, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे, जिसकी प्लानिंग्स मोस्टली मैं करती थी और वो पूरा कंडक्ट करती थी। सो बहुत अच्छे गए वो। एंड उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और ऐसा करना चाहिए जो मैं अपने सिटी की लेडीज़ को कुछ अलग हट कर दे सकूं। बिकॉज़ हमारे आगरा में बहुत से किटी क्लब्स हैं, बहुत से, आई मीन कोई फेस्टिवल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उन सब के ऊपर तो कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। लेकिन हर महीने अलग फील्ड के किसी एक्सपर्ट को बुलाना, ये मेरी अपनी सोच रही कि मैं हर बार हर महीने एक सब्जेक्ट लेकर आऊँ जिसके बारे में हम कुछ नया सीखें, कुछ नया जानें, जो हमारी लाइफ के लिए अच्छा हो। तो उसी तर्ज पर
3 साल, तीसरा साल चल रहा है। हम अभी तक ना जाने कितने लोगों को बुला चुके हैं इसमें, मेकअप आर्टिस्ट, जानी-मानी मेकअप आर्टिस्ट मीरा सकरानी, देन उसके बाद में इकोनॉमिक टाइम्स के सीनियर एडिटर आए थे यहाँ पर फ्रॉम मुंबई, और रक्षित टंडन आ चुके हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आ चुकी हैं, एसिड्स अटैक सर्वाइवर्स आई, एंड हमारे अपने सिटी के जाने माने डॉक्टर्स, उनका भी एक सेशन रखा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा एंड डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा। जय मदान वास्तु कोच जो है मानी हुई, वो आई, अपर्णा रजावत उन्होंने, वो भी आई। उसके बाद में ट्रांसजेंडर देविका वो आई। आई मीन हम अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते ही जा रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि हर बार हम कुछ नया लेकर आएँ जिससे लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो यही क्रम चल रहा था, बीच में कोविड भी आ गया। अब कोविड आ गया, लेकिन तब तक मुझे आदत पड़ चुकी थी कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना है। सो तभी मुझे किसी मेरी अपनी वेल विशर ने मुझे ये सलाह दी कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप थोड़ी सी अपनी वीडियोस बनाएं और अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करें। सो यही सोचकर मैंने अपने थॉट्स जो थे वो वीडियोस के ज़रिए शेयर करने शुरू कर दिए। मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई और यूट्यूब चैनल बनाया अपना, और उसे हमने शेयर करा। तो वो यूट्यूब चैनल भी थैंकफुली अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और हमने पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स ले लिए, कितनी जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, इंस्पिरेशन मिली। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ। 30,000 से ऊपर हो चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन मेरे हिसाब से सब्सक्राइबर से ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि अगर मेरी बातों से अगर किसी एक इंसान या दो इंसान की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आता है ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तभी मेरी ये सब बनाई हुई वीडियोस जो हैं वो सही हैं और मैं सक्सेसफुल हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि पहले मुझे रिग्रेट होता था कि मैं हॉट सीट पर नहीं पहुंची। अब मुझे खुशी है इस बात की कि मैं हॉट सीट पर नहीं पहुंची, क्योंकि हो सकता है अगर मैं हॉट सीट पर पहुंच जाती तो मैं वहीं रुक जाती कि अरे यही तो चाह रही थी लाइफ में, फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती। बट उस चीज़ ने वहाँ ना पहुँचने से मेरे अंदर एक आग लगा दी थी कि यार नहीं, मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। तो उस आग ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एंड आई रियली फील कि अब मुझे रुकना नहीं है। मुझे एक दिन भी खाली नहीं बैठा जाता, एक सेकंड भी मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप स्टडीज़ में टॉपर रहे, फिर आप केवीसी में गए, फिर आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों से मिले। तो मैम इस जुनून की, ये जो जुनून है इसकी खोज कहाँ से की आपने, मतलब ये जो जुनून है आपके अंदर कैसे? देखिए, जुनून की खोज तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी जर्नी रही उसने ही मुझे बहुत हद तक मेरे अंदर एक आग लगा दी थी कि मुझे कुछ करना है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ना जब अब जैसे मैं यूट्यूबर बनी तो मैं बहुत से मोटिवेशन के लिए और भी लोगों को सुनना शुरू किया। तो मैंने बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी कि आपके अंदर सुबह उठते ही ये फीलिंग होनी चाहिए कि क्या करना है। आप खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए आपके अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जुनून ऐसा नहीं होता कि आपने खुद जगाया, वो धीरे धीरे आपके अंदर जगता है, बढ़ता है जब आप कुछ करने लगते हैं। जब आप कुछ करते हैं और आप उसके लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं ना, तो वो जुनून वो अपने आप ही बनता जाता है कि नहीं, आपको रुकना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी 2 साल में, नहीं हो सकता है 3 में मिले, 4 में मिले। ये जुनून तो आपके अंदर खुद ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को देखने वाले जो हैं, उनकी बातों को सुनकर, उनको जो प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इवन नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली,
पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, क्या कहते हैं, कनाडा से, जब मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं तो वो चीज़ भी आपके पैशन को, आपके जुनून को ना बढ़ा देता है कि नहीं, आगे करना है, रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। मैम, ये जो जुनून है इसको जीवित रखने के लिए तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि वो कैसे, अगर मोटिवेट हुए हैं आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें? दिन की शुरुआत तो मेरी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एक अर्ली राइज़र हूँ। मैं बहुत बच्चे छोटे थे तो बहुत जल्दी उठ ली। तो क्या है कि मैं रात को काफ़ी देर तक रीडिंग एंड राइटिंग का काम करती हूँ। मॉर्निंग में उठते ही, हाँ, मेरा आधे घंटे के बाद ही, जैसे मैं उठती हूँ उसके आधे घंटे बाद मेरा वर्कआउट सेशन होता है, जिम करती हूँ मैं। और 1 घंटे का मेरा पूरा सेशन होता है, मेरा ट्रेनर आता है। तो उसके बाद में अपनी दिनचर्या स्टार्ट होती है। जी। तो नींबू पानी और ऐसी चीज़ों से मैं अपना दिन की शुरुआत करती हूँ। तो उसके बाद में जब नहाने धोने के बाद, अपना खाने पीने के बाद, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। मैम, हम सभी जानते हैं एक स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है हमारी, कुछ ना कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां भी आई होंगी, तो उनको आपने कैसे, उनको छोड़कर आगे कैसे बढ़े, या कुछ आपने अंदर, वो दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं पर्सनली भी जानना चाहूँगी क्योंकि मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। मेरे साथ में अभी जनवरी में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी, और माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो सबसे अलग होता है। और उनको खोना मेरे लिए एक बहुत ही पेनफुल टाइम था वो। और बताना चाहूँगी कि उससे निकलने में भी मुझे जो हेल्प मिली ना, मेरे काम ने दी। क्योंकि माँ के जाने के बाद जो मैंने वीडियो बनाई ना, वो माँ के ऊपर ही बनाई। तो उसमें मैंने जो अपनी फीलिंग्स निकाली ना, तो उसने कहीं न कहीं मेरा दर्द भी निकल गया उसमें। थोड़ा-सा मैंने ये नोटिस किया कि उसके थ्रू मेरा दर्द निकला, फिर उसके बाद मैं रुकी नहीं। मेरा वो पेन मेरे साथ था। मुझे तकलीफ़ बार-बार होती थी उनके ना होने की, बट मैं लिखती रही, मैं लिखती रही। मैंने अपने आप को कहीं नहीं रोका, अपने काम को नहीं रोका। ये नहीं किया मैंने कि मैं बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं लिखती रही, और मेरे अपने पैशन, मेरे अपने काम ने मुझे इस दुःख के टाइम से बाहर निकाला। मुझे लगता है कि हर इंसान को लाइफ़ में कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। तो आप कर्म करते जाओ, अपना जो भी है करते जाओ, दुख तकलीफ निकल जाते हैं। तो मैम, आपके दैनिक जीवन में, आपकी दिनचर्या में आपका प्रेरणा का स्रोत क्या है मैम? मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, प्रेरणा तो आपको अपने डेली के जो आपका जो लाइफ होती है, जो चल रहा होता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ आपको इंस्पायर करता रहता है। सबसे पहले तो मुझे अपने हस्बैंड का जो लाइफस्टाइल है वो भी इंस्पायर करता है। वो जिस तरह से शुरू से ही काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं, सबसे पहले तो वही करता है। बहुत से लोगों से इंस्पायर होती हूँ अपने आसपास में, कह लो, या अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े जो लोग हैं, जो बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। बहुत लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, तो वो सब इंस्पायर करते हैं मुझे। इसके अलावा मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज़ आई फील कि जिस तरह से बच्चे हमें, आई मीन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें भी ना अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ना ज़िंदा रखना चाहिए। क्या होता है कि बच्चे बड़ी जल्दी कोई भी बात हो उसको लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। माँ भी अगर उसे एक थप्पड़ मार दे, वही माँ अगर उसे एक गले लगा ले, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है बच्चा। तो हमारे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों को लेकर ग्रजेस रखकर बहुत बहुत से रिश्तों को खो रहे हैं, अपनों से दूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि हमें थोड़ा सा अपने अंदर बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। और बाकी तो काम करने के लिए तो मैं खुद को, अपने आप को, अपने लिए ही, अपने काम से अगर कुछ अच्छा होता है तो इंस्पायर होती हूँ। कभी कभी लगता है कि हर दिन एक सा नहीं होता, कभी कभी आप थोड़े से डिप्रेस भी होते हो, लेकिन नहीं, मैं अपने ऊपर ऐसी चीज़ों को हावी नहीं होने देती हूँ। मैं पॉजिटिव बहुत सोचती हूँ, तो ये अपने आप में मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है।
मैम, इन स्पाइट ऑफ गिविंग मोटिवेशनल स्पीचेस, आपने एक इकोसिस्टम के लिए भी हमारे बहुत कुछ किया है, तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों तक आप क्या। क्या हुआ था कि जब मैंने ये क्लब बनाया तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं, हम लोग लेडीज़ को गिफ्ट्स देते हैं, कभी कुछ, तो बेटर यही रहेगा कि हम प्लांट्स गिफ्ट करें। तो आ, हर बार कुछ लोग लेडीज़ विनर होती हैं, क्विज़ में विनर हैं, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं या जो भी हैं, हमने शुरू कर दिया कि सबको हम लोगों ने प्लांट्स देने शुरू कर दिए। और प्लांट्स देने के साथ में हमारा ये मैसेज भी होता है कि इन प्लांट्स को आप लेके जा रहे हैं, आप इनका पूरा पालन पोषण भी अच्छे से करें, उनका ध्यान भी रखें। तो मोस्टली ये नहीं कहूँगी कि हर बार, लेकिन हम मोस्टली प्लांट्स देते हैं। अपने घर में भी थोड़ा सा प्लांट्स का ध्यान रखना, यही सब कर सकते हैं। यही करना भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पौधे लगाएं। क्लब में भी हम ये मैसेज देते हैं सबको। तो बस यही मेरी तरफ से एक ये कर रही हूँ मैं। इसके अलावा थोड़ा सा कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें और ग्लास की बॉटल्स यूज़ करें, जिससे कि जितना हम कम यूज़ करेंगे वो बेटर रहेगा। मैम, इन लास्ट में आपसे एक मैसेज जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, युवाओं को और ख़ास करके महिलाओं को, और जो जैसे कि आपने कहा कि जो डिप्रेशन ये भी, तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज। सभी महिलाओं को मेरा यही मैसेज है कि चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके काम से अलग भी आपकी कोई अपनी क्रिएटिविटी हो, या फिर आप होम मेकर हैं तो भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको हमेशा क्रिएटिव रखे। आपको अपने लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए जो आपको खुशी दे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, आप सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आप ज़िंदगी को जी रही हैं। तो पैशनेट रहें और लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। इससे ये होगा कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो निकल जाती है, और किसी भी एज में जाकर आप खुद को अकेला फील नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ करने को होता है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्रिएटिविटी को अपने ज़िंदा रखना चाहिए, पैशनेट रहें, यही मेरा मैसेज है। तो थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम ने कहा कि क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखें, अकेले ना रहें और ऑलवेज पॉजिटिव सोचें। तो थैंक यू सो मच।